वेलकम टू एजुक्लिक योर ऑनलाइन स्टडी पार्टनर। गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हो आप लोग। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। हमने जो कल की क्लास में तत्वों के आवर्ती गुणों के बारे में स्टडी की थी, तत्वों के आवर्ती गुण में मैंने आपको सबसे पहले परमाणविक त्रिज्या के बारे में बताया था, उसके बाद आणविक त्रिज्या के बारे में हमने पढ़ा था और लास्ट में हमने सहसंयोजक त्रिज्या, वान डेर वाल्स त्रिज्या और धात्विक त्रिज्या के बारे में भी हमने पढ़ लिया था। ठीक है, इसके साथ साथ आयनन विभव, संयोजकता क्या होती है, इलेक्ट्रॉन बंधुता क्या होती है, विद्युत दृढ़ता क्या होती है, इसके बारे में भी मैंने आपको बता दिया था। ठीक है, और आज का जो अपना टॉपिक होने वाला है वो धात्विक गुणों के ऊपर है और अधात्विक गुणों के ऊपर है, यानी कि धात्विक और अधात्विक गुणों के बारे में आज हम स्टडी करेंगे। ठीक है, लेकिन उससे पहले हम क्या पढ़ेंगे, उससे पहले हम आवर्त सारणी के 1 से 30 तक के तत्वों को लिखेंगे। आप मेरे साथ उनको रिवाइज करोगे और अपने नोटबुक में लिखते चले जाएंगे। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं। चैप्टर नंबर 7 की आज आपकी लास्ट क्लास है। आज ये आपका चैप्टर है वो खत्म हो जाएगा और कल हम स्टार्ट करेंगे कार्बन एवं उसके यौगिक, यानी कि चैप्टर नंबर 8 जो केमिस्ट्री पार्ट का लास्ट चैप्टर होगा। उसके बाद अपनी फिजिक्स स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, तो चैप्टर कौन सा है अपना, परमाणु सिद्धांत। और परमाणु सिद्धांत के बाद है तत्वों की आवर्ती वर्गीकरण एवं इसके गुण। ठीक है, तो आज ये आपका चैप्टर है वो फिनिश हो जाएगा। और अब हम पढ़ते हैं जो रोजाना हम डेली करते हैं, आवर्त सारणी के तत्व 1 से 30 तक। आपको अब तक तो बिल्कुल छप गए होंगे, दिमाग में अच्छे से याद हो गए होंगे। ठीक है, चलिए मेरे साथ रिवाइज कीजिए। 1 परमाणु क्रमांक होता है हाइड्रोजन का, 2 होता है हीलियम का, 3 परमाणु क्रमांक होता है लिथियम का, 4 परमाणु क्रमांक बेरिलियम का, 5 होता है बोरॉन, 6 कार्बन, 7 होता है नाइट्रोजन, 8 ऑक्सीजन, 9 परमाणु क्रमांक होता है फ्लोरीन का, 10 होता है नियोन का, 11 सोडियम, 12 परमाणु क्रमांक मैग्नीशियम, 13 परमाणु क्रमांक एल्यूमिनियम, 14 सिलिकॉन, 15 फास्फोरस और 16 पे सल्फर और 17 परमाणु क्रमांक होता है क्लोरीन का, 18 परमाणु क्रमांक होता है आर्गन का, 19 होता है पोटेशियम का, 20 होता है कैल्शियम का, 21 होता है स्कैंडियम का, 22 परमाणु क्रमांक टाइटेनियम का, 23 होता है वेनेडियम का, 24 होता है क्रोमियम का, 25 होता है मैग्नीज का, 26 होता है आयरन का, 27 होता है कोबाल्ट का, 28 होता है निकेल का, 29 होता है कॉपर का और 30 परमाणु क्रमांक होता है जिंक का। ठीक है, मेरे साथ एक बार रिवाइज कीजिए। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन। इसके बाद आर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकेल, कॉपर और जिंक। ये कितने हो गए, 1 से 30 तक के आपके तत्व हो गए, एलिमेंट हो गए। ठीक है, आवर्त सारणी के याद रखने की ट्रिक आपको बताई थी, है ही लाइबेवकनोव, नियोन को अलग करके, नामकल, सिप्सकल, उसके बाद आर्गन को अलग करके, इसके बाद ककस्टिप और फिर क्रेमन, फिकोनी और कजन। इस प्रकार से ये आपको याद रखने थे। ठीक है, तो आपको क्या करना है, ये रोज रोज रिवाइज करने, आपको भूलना नहीं है और आपको ये डायरेक्टली ही याद होना चाहिए कि कॉपर का परमाणु क्रमांक 29 होता है। इसी प्रकार आपको ये भी याद होना चाहिए कि 8 परमाणु क्रमांक होता है ऑक्सीजन का, यानी कि दोनों साइड से आपको याद होना चाहिए। तत्व के साथ साथ आपको उसके परमाणु क्रमांक याद होना चाहिए और परमाणु क्रमांक के साथ उसका तत्व आपका याद होना चाहिए। ठीक है, तो आज जो अपना लास्ट टॉपिक है वो है धात्विक एवं अधात्विक गुण। धात्विक एवं अधात्विक गुण। ठीक है, तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे धात्विक गुण। चलिए मैं एक काम करता हूं, हम यहाँ पर दोनों को डिफरेंस करके देखते हैं कि आखिर धात्विक गुण कौन से होते हैं और अधात्विक गुण कौन कौन से होते हैं। अधात्विक गुण कौन से होते हैं, तो धात्विक गुण कौन से होते हैं, वे तत्व जो इलेक्ट्रॉन त्याग देते हैं, क्या प्रदर्शित करते हैं, धात्विक गुण प्रदर्शित करते हैं, या फिर वो क्या कहलाते हैं, धातु कहलाते हैं, गुण प्रदर्शित करते हैं। ठीक है,
हम बात करते हैं अधातुकों की, यानी कि अधातु कौन होते हैं? वे तत्व जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं। कौन से गुण दिखाते हैं? अपना अधात्विक गुण दिखाते हैं, अधात्विक गुण दिखाते हैं। ठीक है, और इन तत्वों को क्या कहा जाता है? धात्विक गुण रखने वाले तत्वों को धात्विक यानी कि धनायन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? धनायन कहा जाता है। ठीक है, और अधात्विक गुण रखने वाले तत्वों को ऋणायन कहा जाता है, क्योंकि ये क्या करते हैं? ये इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करते हैं, और धात्विक गुण रखने वाले तत्व होते हैं वो इलेक्ट्रॉन का त्याग करते हैं। हम बात करते हैं परमाणु के आकार की, परमाणु के आकार की। जो अपना इलेक्ट्रॉन त्याग देगा, ठीक है, जो अपना इलेक्ट्रॉन त्याग देगा और क्या बनाएगा? धनायन बनाएगा, तो उसके परमाणु का आकार कैसा होगा? छोटा होगा। क्या होगा? कम होगा। और जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है और ऋणायन बनाता है, उसके परमाणु का आकार क्या होगा? बड़ा होगा। ठीक है, चलिए आवर्त सारणी की तरफ चलते हैं। आवर्त सारणी में देखते हैं, आवर्त सारणी में कि सबसे ज़्यादा धात्विक गुण किस वर्ग में पाए जाते हैं और सबसे ज़्यादा अधात्विक गुण किस वर्ग में पाए जाते हैं। तो आवर्त सारणी में सबसे ज़्यादा जो धात्विक गुण पाए जाते हैं, धात्विक गुण वो पाए जाते हैं वर्ग फर्स्ट में, वर्ग एक वर्ग में पाए जाते हैं, पहले नंबर के वर्ग में पाए जाते हैं, जिन्हें क्षारीय धातु कहा जाता है। ठीक, क्या कहा जाता है? क्षारीय धातु कहा जाता है। तो प्रथम वर्ग में आने वाले तत्वों के जो गुण होते हैं वो सबसे ज़्यादा धात्विक गुण होते हैं। ठीक है, तो प्रथम वर्ग में कौन कौन से तत्व आते हैं? हाइड्रोजन आता है, उसके बाद लिथियम आता है, उसके बाद सोडियम, उसके बाद पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रांसियम। ये आते हैं किसमें? पहले वर्ग में। तो इन तत्वों के जो गुण होते हैं वो धात्विक गुण होते हैं, और इन तत्वों के धात्विक गुण सबसे अधिक होते हैं, यानी कि इन तत्वों में धनायन बनाने की प्रवृत्ति बहुत अधिक होती है। अब हम बात करते हैं आवर्त सारणी में अधातु तत्व रखने वाले वर्ग के बारे में। तो वर्ग नंबर 17, जिसे हैलोजन वर्ग भी कहा जाता है, हैलोजन ग्रुप कहा जाता है, हैलोजन वर्ग कहा जाता है। तो वर्ग नंबर 17 में आने वाले जो तत्व होते हैं वो सबसे ज़्यादा कौन सी प्रवृत्ति रखते हैं? अधात्विक प्रवृत्ति रखते हैं, वो अधातु कहलाते हैं। ठीक है, तो वर्ग 16 में कौन से तत्व आते हैं? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, उसके बाद एस्टेटीन। ये आपको याद रखना है कि फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एस्टेटीन ये आते हैं वर्ग नंबर 17 में, जिसे हैलोजन वर्ग कहा जाता है। इनका जो गुण होता है वो सबसे ज़्यादा अधात्विक गुण रखने वाले तत्व कहलाते हैं, यानी कि ये अधातु कहलाते हैं। ठीक है, चलिए हमने आवर्त सारणी में वर्ग की तो बात कर ली कि जो सबसे ज़्यादा धात्विक गुण रखते हैं वो वर्ग 1 होता है, और सबसे ज़्यादा जो अधात्विक गुण रखते हैं वो वर्ग होता है 17, जिसे हैलोजन वर्ग भी कहा जाता है। तो अब हम बात करते हैं कि एक वर्ग में, कि आवर्त सारणी में वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर इन धात्विक गुणों में क्या परिवर्तन होता है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि किसी भी वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर n के मान में भी क्या होता है? n का मान भी बढ़ता है, n के मान में भी परिवर्तन होता है। जब कोष की संख्या के मान में परिवर्तन होता है, और इसके साथ साथ क्या बढ़ता है? परमाणु क्रमांक भी बढ़ता है, यानी कि कोषों की संख्या बढ़ती है, परमाणु क्रमांक बढ़ता है। इसके बावजूद क्या होता है? जो परमाणुीय नाभिकीय आवेश होता है, जो प्रभावी नाभिकीय आवेश होता है, उसके मान में क्या आ जाती है? उसके मान में कमी आ जाती है, और उसके मान में कमी आने के कारण जो परमाणु का आकार है, परमाणु का आकार वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर परमाणु का आकार क्या होता है? बढ़ता है। तो जब परमाणु का आकार जब धीरे धीरे बढ़ता हुआ चला जाएगा, यानी कि प्रभावी नाभिकीय आवेश की प्रवृत्ति है वो कम होती हुई चली जाएगी, तो नाभिक और इलेक्ट्रॉन के मध्य लगने वाला जो आकर्षण बल होता है, जिसे प्रभावी नाभिकीय आवेश कहा जाता है, वो दुर्बल होने लग जाता है। तो बाह्यतम कोश से इलेक्ट्रॉन को मुक्त करना, यानी कि किसी भी तत्व का धनायन बनना काफ़ी आसान हो जाता है। यानी कि किसी भी वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर धात्विक प्रवृत्ति बढ़ती है। धात्विक प्रवृत्ति क्या होती है? बढ़ती है। किसी वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर धात्विक प्रवृत्ति बढ़ती है, यानी कि धातु
आसानी से बनते हैं, आसानी से बनते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि इलेक्ट्रॉन का निष्कासन होता है, इलेक्ट्रॉन आसानी से, कोई भी तत्व होता है वो आसानी से इलेक्ट्रॉन त्याग देता है और बन जाता है धनायन। क्या बन जाता है? धनायन बन जाता है। ये हमने किस में बात की? हमने वर्ग में बात की। अब हम बात करते हैं आवर्त में। किस में बात करते हैं? आवर्त में। मैं यहाँ से ये हटा देता हूँ, ठीक है। चलिए हम बात करते हैं आवर्त में, कि किसी भी आवर्त में बाएं से दाएं तरफ जाने पर धात्विक गुणों में क्या परिवर्तन होता है। तो जब किसी भी आवर्त में बाएं से दाएं तरफ जाते हैं तो n के मान में तो कोई परिवर्तन होता नहीं है, यानी कि n बराबर 1 ही होगा। यदि आवर्त दूसरा है तो n बराबर 2 होगा, ठीक है। यदि आवर्त तीसरा है तो n बराबर कितना होगा? 3 होगा, यानी कि n का मान तो वही रहने वाला है आवर्त में। लेकिन परमाणु क्रमांक के मान में परिवर्तन होता है, जिसके कारण प्रोटॉन की संख्या में परिवर्तन आता है, प्रोटॉन की संख्या बढ़ती चली जाती है और इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के मध्य जो आकर्षण बल होता है, यानी कि प्रभावी नाभिकीय आवेश, इस प्रभावी नाभिकीय आवेश के मान में वृद्धि होती हुई चली जाती है, जिससे कारण क्या होता है? परमाणु का आकार, परमाणु का जो आकार होता है, परमाणु का आकार कैसा हो जाता है? कम हो जाता है। जब आवर्त में बाएं से दाएं तरफ जाते हैं तो परमाणु का आकार कम हो गया। जब परमाणु का आकार कम हो जाता है, यानी कि प्रभावी नाभिकीय आवेश के मान में क्या होती है? वृद्धि हो जाती है। तो इस तत्व के परमाणु से बाह्यतम कोश से इलेक्ट्रॉन निकालना बहुत मुश्किल होता है, यानी कि धात्विक प्रवृत्ति, जब इलेक्ट्रॉन आसानी से नहीं निकलेगा, यानी कि धात्विक कौन होते हैं? धातु कौन होते हैं? जो आसानी से इलेक्ट्रॉन का त्याग कर सकते हैं, जो आसानी से धनायन बना सकते हैं। जब आसानी से वो इलेक्ट्रॉन का त्याग ही नहीं कर पाएंगे, ना ही वो धनायन बना पाएंगे, तो क्या होगा? धात्विक प्रवृत्ति कम हो जाएगी। धात्विक प्रवृत्ति क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी, ठीक है। तो आपको याद रखना है कि किसी भी वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर धातु प्रवृत्ति बढ़ती है, ठीक है, यानी कि धातुओं की मात्रा बढ़ती है, वो आसानी से धनायन बना सकते हैं, ठीक है। और किसी भी आवर्त में बाएं से दाएं तरफ जाने पर परमाणु का आकार भी कम हो जाता है और इसके साथ साथ धात्विक प्रवृत्ति भी कैसी हो जाती है? कम हो जाती है। चलिए अब हम बात करते हैं अधातुओं की। अधातुओं की बात करते हैं, ये मैंने आपसे मिटा दिए हैं, ठीक है। 17 हेलोजन वर्ग को आपको याद रखना है, FCl Bri, यानी कि फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एस्टेटिन, ये आपको याद रखना है, ठीक है। हम बात करते हैं, चलिए हम वर्ग की बात कर लेते हैं। स्टार्टिंग में वर्ग की बात कर लेते हैं। किसी वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर क्या होता है कि वर्ग में ऊपर से नीचे जाएंगे तो क्या होगा? ऊपर से नीचे जाएंगे तो जो परमाणु का आकार है वो बढ़ता हुआ चला जाएगा, इनकी प्रभावी नाभिकीय आवेश का मान है वो कम होता हुआ चला जाएगा। जब प्रभावी नाभिकीय आवेश का मान है वो कम होता हुआ चला जाएगा, इसका मतलब क्या हुआ? धात्विक प्रवृत्ति बढ़ती जाती है और अधात्विक प्रवृत्ति कम हो जाती है। और अधात्विक प्रवृत्ति, अधात्विक जो प्रवृत्ति होती है वो कैसी होती है? वो कम होती हुई चली जाती है। कम होती हुई क्यों चली जाएगी? क्योंकि किसी भी वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर इलेक्ट्रॉन बंधुता के मान में क्या आती है? कमी आती है। क्या आती है? इलेक्ट्रॉन बंधुता के मान में कमी आएगी। जब इलेक्ट्रॉन जुड़ने में ही कमी आ जाएगी, इसका मतलब कि कोई भी तत्व होता है वो आसानी से इलेक्ट्रॉन ग्रहण नहीं कर पाएगा। जब वो इलेक्ट्रॉन ग्रहण ही नहीं कर पाएगा, इसका मतलब क्या हुआ कि उसकी अधात्विक प्रवृत्ति है, यानी कि कोई भी तत्व जब इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है तो उसकी अधात्विक प्रवृत्ति होती है। यदि वो इलेक्ट्रॉन ग्रहण ही नहीं कर पाएगा तो ना ही तो वो ऋणायन बना पाएगा और ना ही उसकी अधात्विक प्रवृत्ति बढ़ पाएगी। यानी कि इलेक्ट्रॉन ग्रहण नहीं करेगा तो वो क्या होगा? इलेक्ट्रॉन ग्रहण नहीं करेगा यानी कि वो इलेक्ट्रॉन त्यागेगा। इलेक्ट्रॉन ग्रहण नहीं करेगा तो यहाँ पर क्या होगा? वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर धात्विक प्रवृत्ति बढ़ती है, उसी प्रकार वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर अधात्विक प्रवृत्ति का मान क्या हो जाता है? कम होता हुआ चला जाता है। हम बात करते हैं आवर्त में। आवर्त में बाएं से जब दाएं तरफ जाते हैं तो क्या होता है? परमाणु आकार बढ़ता है, इसके साथ साथ जो प्रभावी नाभिकीय आवेश के मान में भी वृद्धि होती हुई चली जाती है। तो प्रभावी नाभिकीय मान में भी वृद्धि होती चली जाएगी। इसके साथ साथ जो इलेक्ट्रॉन बंधुता का मान होता है, इलेक्ट्रॉन बंधुता, तो इलेक्ट्रॉन बंधुता के मान में भी वृद्धि होती हुई चली जाती है। तो यानी कि तत्व होता है वो आसानी से इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर सकता है, आसानी से ऋणायन बना सकता है। इसका मतलब किसी भी आवर्त में बाएं से दाएं तरफ जाने पर जो अधात्विक प्रवृत्ति होती है, अधात्विक प्रवृत्ति, इस अधात्विक प्रवृत्ति का मान क्या हुआ? बढ़ता हुआ चला जाता है। क्या हुआ? अधात्विक प्रवृत्ति का मान बढ़ता हुआ चला जाता है। और हमने जब हम धात्विक गुणों में हम बात कर लेते हैं किसकी? आयनन भवक की।
आयनन भवक। तो आयनन भवक भी तो वही होता है, किसी भी तत्व के परमाणु के बाह्यतम कोश से एक इलेक्ट्रॉन मुक्त करवाने के लिए जो ऊर्जा दी जाती है वो क्या कहलाती है, आयनन भवक कहलाता है। तो आयनन भवक का मान भी वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर क्या होता है, कम होता हुआ चला जाता है। ठीक है, इसका मतलब क्या होगा कि उनकी धात्विक प्रवृत्ति है वो बढ़ती हुई चली जाएगी, यानी कि वो कम ऊर्जा से ही आसानी से धातु है वो इलेक्ट्रॉन का त्याग कर देगा। और किसी भी आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर आयनन भवक के मान में वृद्धि होती है। जब आयनन भवक के मान में वृद्धि होती है इसका मतलब क्या होता है कि कोई भी जो तत्व है वो आसानी से इलेक्ट्रॉन का त्याग नहीं कर पा रहा है, यानी कि उसकी धात्विक प्रवृत्ति कैसी हो रही है, कम हो रही है। तो आपको मैं एक बार ये मोटा सा समझा देता हूँ कि आखिर ये धात्विक प्रवृत्ति और अधात्विक प्रवृत्ति होती है वो इस जो आवर्त सारणी है, आवर्त सारणी में किस प्रकार से बढ़ती है और किस प्रकार से घटती है। ठीक है, एक बार मैं रफ करके आपको आसानी से समझा देता हूँ। ठीक है, तो मैंने आपको जो धात्विक और अधात्विक गुणों के बारे में बताया तो उसको एक बार हम आवर्त सारणी की सहायता से समझ लेते हैं। ठीक है, मैं आपको एक आवर्त सारणी का डायग्राम बना के बता देता हूँ। अपनी आवर्त सारणी कुछ इस तरह से होती है। ठीक है, कुछ इस तरह से होती है। ठीक है, यहां पर होता है एस ब्लॉक, ये होता है पी ब्लॉक, यहां पर होता है डी ब्लॉक। ठीक है, और ये नीचे यहां पर पाए जाते हैं लेंथेनार्ड और एक्टिनार्ड जो होते हैं एफ ब्लॉक। ठीक है, हम बात कर रहे हैं धात्विक और अधात्विक गुणों की। तो जो शुरुआत के पहले और दूसरे वर्ग होते हैं, यानी कि यहाँ पर पहला वर्ग, ये हो गया दूसरा वर्ग, पहला वर्ग और दूसरा वर्ग। तो पहले और दूसरे वर्ग होते हैं वो कैसे होते हैं, ये तो क्षारीय धातु, ये होते हैं क्षारीय मृदा धातु। यानी कि यहाँ पर जो धातु पाए जाते हैं, दोनों वर्गों में कौन पाए जाते हैं, धातु पाए जाते हैं। ठीक है, तो हमने क्या बात की थी कि वर्ग में ऊपर से नीचे जब हम जाते हैं तो धात्विक प्रवृत्ति कैसी होती है, धात्विक प्रवृत्ति बढ़ती है, क्योंकि परमाणु का आकार बढ़ता है और कोई भी तत्व होता है आसानी से इलेक्ट्रॉन का त्याग कर सकता है। ठीक है, हमने बात की जब आवर्त में बात की तो किसी भी आवर्त में जब बाएं से दाएं तरफ जाते हैं तो क्या होता है, आकार कम हो जाता है, परमाणु का आकार कम हो जाएगा तो कोई भी तत्व होता है आसानी से इलेक्ट्रॉन को त्याग नहीं कर पाएगा। इसके मतलब अधात्विक प्रवृत्ति बढ़ेगी। धात्विक प्रवृत्ति में क्या आएगी, कमी आएगी, और अधात्विक प्रवृत्ति बढ़ेगी। अधात्विक प्रवृत्ति में क्या होगी, वृद्धि होगी। यानी कि किसी वर्ग में ऊपर से नीचे जाते हैं तो धात्विक प्रवृत्ति बढ़ती है। ठीक है, और आवर्त में बाएं से दाएं तरफ जाते हैं तो अधात्विक प्रवृत्ति में क्या होती है, वृद्धि होती है। यानी कि आवर्त सारणी के स्टार्टिंग वाले पॉइंट पर क्या होते हैं, धातु पाए जाते हैं। ठीक है, और यहाँ से आगे चलने पर धात्विक प्रवृत्ति में तो क्या आएगी, कमी। धात्विक प्रवृत्ति में तो कमी आती है और अधात्विक प्रवृत्ति में क्या होती है, वृद्धि होती है। ठीक है, लेकिन इस आवर्त सारणी में एक ऐसी सीढ़ीनुमा संरचना पाई जाती है, एक ऐसी सीढ़ीनुमा संरचना पाई जाती है जिसके पास में पाए जाने वाले जो तत्व होते हैं वो कुछ धातु जैसी विशेषता रखते हैं, कुछ अधातु जैसी विशेषता रखते हैं, तो उनको उपधातु कहा जाता है। क्या कहा जाता है, उनको उपधातु कहा जाता है। तो ऐसे कौन कौन से तत्व हैं और वो किस प्रकार से स्थित होते हैं तो उनके बारे में आपको बता देता हूँ। ठीक है, और वो किस प्रकार से एक सीढ़ीनुमा संरचना का निर्माण करते हैं वो भी हम देख लेते हैं। ठीक है, ये मैं मिटा देता हूँ यहाँ से तो, ताकि आपको समझने में थोड़ी आसानी रहेगी। ठीक है, तो समझाने के लिए मैं आपको बता देता हूँ। जैसे पहला जो तत्व होता है वो है बोरॉन। कौन सा है, बोरॉन। ठीक है, बोरॉन के पास पाया जाता है सिलिकॉन, Si। सिलिकॉन के नीचे पाया जाता है जर्मेनियम, जर्मेनियम पाया जाता है। ठीक है, और जर्मेनियम के पास में पाया जाता है आर्सेनिक। कौन सा पाया जाता है, आर्सेनिक पाया जाता है। आर्सेनिक के नीचे पाया जाता है एंटीमनी पाया जाता है। ठीक है, और एंटीमनी के पास में पाया जाता है टेलोरियम पाया जाता है, और टेलोरियम के नीचे पाया जाता है पोलोनियम पाया जाता है। तो इस प्रकार से एक सीढ़ीनुमा संरचना का निर्माण होता है। ऐसे आपको ये दिख रही होगी सीढ़ी, ये सीढ़ी, ये सीढ़ी। ठीक है, ये आपको संरचना ऐसे दिख रही होगी। तो एक सीढ़ीनुमा संरचना का निर्माण होता है इस आवर्त सारणी में, और जो क्या करते हैं, धातु और अधातुओं को अलग करने का कार्य करते हैं, और बीच में खुद पाए जाते हैं उपधातुओं के रूप में। किसके रूप में, उपधातुओं के रूप में पाए जाते हैं।
यानी कि जिनमें धात्विक प्रवृत्ति भी होती है और जिनमें अधात्विक प्रवृत्ति भी होती है, ठीक है। और मैंने आपको क्या बताया था कि जो पहला वर्ग होता है वो सबसे ज्यादा धात्विक प्रवृत्ति रखता है, उसी प्रकार से जो 17वां वर्ग होता है वो सबसे ज्यादा अधात्विक प्रवृत्ति रखता है, इसको हैलोजन वर्ग भी कहा जाता है, ठीक है। तो अपना जो चैप्टर है वो यहाँ तक फिनिश हो जाता है। इसके साथ साथ एक पॉइंट और है इसमें कि मैंने आपको बताया था कि जो कोई भी अम्ल होता है, कोई भी अम्ल होता है, ये अम्लों के गुण और क्षारों के गुण में मैंने आपको बताया था, अम्ल होता है वो धात्विक ऑक्साइड के साथ क्रिया करता है। किसके साथ? धात्विक ऑक्साइड के साथ क्रिया करता है, और धात्विक ऑक्साइड के साथ क्रिया करने के बाद वो बनाता है लवण और साथ में जल का निर्माण करता है। तो अम्ल किसके साथ क्रिया करके लवण और जल का निर्माण करते हैं? वो क्षार के साथ क्रिया करके लवण और जल का निर्माण करते हैं। तो आपको ये याद रखना होता है कि जो धात्विक ऑक्साइड होते हैं वो क्षारीय प्रकृति के होते हैं। कौन सी प्रकृति के होते हैं? क्षारीय प्रकृति के होते हैं। इसी प्रकार जो क्षार होता है, क्षार वो अधात्विक ऑक्साइड के साथ क्रिया करते हैं। किससे? अधात्विक ऑक्साइड के साथ क्रिया करते हैं, और अधात्विक ऑक्साइड के साथ क्रिया करके वो बनाते हैं लवण और जल, लवण व जल। तो आपको ये पता होना चाहिए कि क्षार किसके साथ क्रिया करके लवण व जल बनाता है? तो क्षार अम्ल के साथ क्रिया करके लवण व जल बनाता है। किसके साथ? अम्ल के साथ क्रिया करके लवण व जल बनाता है। तो आपको ये वाली ये बात याद रखनी है कि जो अधात्विक ऑक्साइड होते हैं वो अम्लीय प्रकृति दर्शाते हैं, अम्लीय प्रकृति दर्शाते हैं, ठीक है। ये वाली बात मैंने आपको जब अम्ल और क्षारों के बारे में, अम्ल और क्षार के गुण पढ़ाए थे तब आपको समझाया था, ठीक है। तो आपको क्या याद रखना है कि धात्विक ऑक्साइड होते हैं वो क्षारीय प्रकृति के होते हैं, और अधात्विक ऑक्साइड होते हैं वो अम्लीय प्रकृति के होते हैं, ठीक है। तो इस तरह से ये आपका चैप्टर है वो कंप्लीट हो जाता है। हमने सबसे पहले इस चैप्टर में पढ़ा था कि सबसे पहले सर्वप्रथम परमाणु सिद्धांत किसने दिया था? परमाणु सिद्धांत। तो सर्वप्रथम जो परमाणु सिद्धांत दिया गया था वो दिया गया था डाल्टन के द्वारा। किसके द्वारा? डाल्टन के द्वारा। इसके बाद दूसरा हमने पढ़ा था कि सर्वप्रथम परमाणु मॉडल किसने दिया था? परमाणु मॉडल। तो सर्वप्रथम जो परमाणु मॉडल दिया गया था वो थॉमसन के द्वारा दिया गया था। किसके द्वारा? थॉमसन के द्वारा दिया गया था। इसके बाद हमने रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल पढ़ा था। तो रदरफोर्ड ने बताया था कि जो परमाणु होता है, परमाणु, ठीक है, इस परमाणु का बीच वाला केंद्र वाला भाग होता है वो ठोस भाग होता है, और इसी में संपूर्ण धनावेश स्थित होता है जिसे नाभिक कहा जाता है। और इस नाभिक के चारों तरफ का भाग होता है वो खोखला होता है जिसमें इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते रहते हैं। इसके बाद नील्स बोर ने अपनी परिकल्पना दी थी और उन्होंने बताया था कि जो परमाणु में नाभिक होता है वो तो क्या होता है? धनावेश वाला भाग होता है, लेकिन इसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन जो चक्कर लगाते हैं वो एक निश्चित कक्षाओं, निश्चित ऊर्जा स्तर में चक्कर लगाते हैं, जिन्हें क्या कहा जाता है? ऊर्जा लेवल या फिर कक्षा कहा जाता है, इनकी ऑर्बिट उनको कहा जाता है। और उन्होंने बताया था कि इलेक्ट्रॉन होता है उन्हीं कक्षा में चक्कर लगा सकता है जिनके लिए उसका कोणीय संवेग का मान h/2π का पूर्ण गणज हो, यानी कि mvr बराबर nh/2π आना चाहिए, ठीक है। उसके बाद हमने आवर्त सारणी में आवर्तता के नियम पढ़े, ठीक है। आवर्त सारणी हमने पढ़ ली थी। आवर्त सारणी में सबसे पहले मेंडलीफ ने आवर्त सारणी बनाई थी, और मेंडलीफ ने परमाणु को उनके परमाणु भार के तत्वों के, और मेंडलीफ ने तत्वों को उनके परमाणु भार के बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित किया था और अपना आवर्त नियम दिया था कि तत्वों के जो आवर्ती गुण होते हैं वो उनके परमाणु भार के आवर्त के क्रम में होते हैं, ठीक है। उसी प्रकार से उसका जो विकसित रूप दिया था, आगे शोध किए थे और आगे विकसित रूप मेंडलीफ की आवर्त सारणी को दिया था, वो दिया था हेनरी मोजले के द्वारा, जिसे आधुनिक आवर्त सारणी का जनक कहा जाता है। इसने जो अपना नियम दिया था उसमें बताया था कि तत्वों के रासायनिक और भौतिक गुण होते हैं, यानी कि तत्वों के गुणधर्म होते हैं वो परमाणु क्रमांक के आवर्ती फलन होते हैं। इसका मतलब उसने तत्वों को परमाणु क्रम के आधार पर, यानी कि परमाणु क्रमांक के बढ़ते हुए क्रम में उनको व्यवस्थित किया था, ठीक है। इसके बाद हमने परमाणु के आवर्ती गुणों के बारे में पढ़ लिया, और आवर्ती गुणों के बाद हमने अब पढ़ लिया धात्विक और अधात्विक गुणों के बारे में पढ़ लिया। इस तरह से ये आपका चैप्टर है वो कंप्लीट हो जाता है। इसमें हमने 2 टॉपिक और पढ़े थे। हमने इसमें डॉबराइनर का त्रिक नियम और न्यूलैंड का स्टक नियम भी हमने इसमें पढ़ा था, ठीक है। तो आपका चैप्टर 7 कंप्लीट हो गया है। अब कल की क्लास में हम चैप्टर 8 कार्बन एवं उसके यौगिक, इसको हम स्टार्ट करेंगे, ठीक है। कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, ठीक है, ये हम स्टार्ट करेंगे। ओके, ये क्लास आपको समझ में आ गई होगी। और ये चैप्टर है जो आपका 8वां चैप्टर होगा, वो केमिस्ट्री पार्ट का लास्ट चैप्टर होगा, ठीक है।
यानी कि इसके साथ ही आपकी केमिस्ट्री है वो खत्म हो जाएगी, यानी कि रसायन विज्ञान है वो खत्म हो जाएगी और आपकी होगी भौतिक विज्ञान स्टार्ट, यानी कि फिजिक्स स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, इसकी पीडीएफ आपको थोड़ी देर बाद अवेलेबल हो जाएगी। और जिन लोगों ने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है उनको क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है, जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। तो ठीक है, इसके साथ आपको बेल आइकन भी दबा देना है और बेल आइकन दबाने से आपको चैनल से रिलेटेड हर एक जो नोटिफिकेशन अपडेट होती है वो आपको मिल जाती है। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो ताकि और लोग भी साथ में जुड़ सकें और उनको भी इसका कुछ फायदा हो सके। ठीक है, तो अपन मिलते हैं अगली नेक्स्ट क्लास में जो होगी कल, जिसमें हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, चैप्टर नंबर 8। तब तक आप हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और शानदार तरीके से अपने घर बैठकर अपनी पढ़ाई को जारी रखिए। ठीक है, मिलते हैं कल की नेक्स्ट क्लास में।